हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स मतलब पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज एमसीक्यूज। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसमें मैंने 5 एमसीक्यूज, पहले जो 5 एमसीक्यूज थे उसको सॉल्व किया है और आज हम छठा एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक्सरसाइज में जो छठा एमसीक्यूज है वो क्या कह रहा है? A proton is about 1840 times heavier than an electron. When it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt, its kinetic energy will be option A 1840 kilo electron volt, option B 1 over 1840 kilo electron volt, option C 1 kilo electron volt, option D 920 kilo electron volt। ये एमसीक्यूज कह रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो प्रोटॉन है वो 1840 टाइम मास में हेवियर है इलेक्ट्रॉन से, 1840 गुना मास में हेवियर है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। और जब हम इस प्रोटॉन को 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करते हैं तो इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया गया है 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी में 1 ओवर 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ऑप्शन सी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ऑप्शन डी 920 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो एक्चुअल इस एमसीक्यूज को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी इक्वेशन लेके इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्यूम डेल वी के बराबर होता है, क्यूम डेल वी। अब क्यूम जो है प्रोटॉन पर आपको पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज 1e प्लस 1e के बराबर होता है, प्लस 1e प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर -1e बराबर होता है चार्ज। और डेल वी तो उन्होंने ऑलरेडी दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? वो 1 किलो वोल्ट है, 1 किलो वोल्ट। तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्यूम की जगह प्लस 1e पुट कर ले मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज डेल्टा वी की जगह 1 किलो वोल्ट पुट करे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 किलो इलेक्ट्रॉन 1 multiplied by 1 is equal to 1 and this is the kilo electron and volt। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है बाय एक्सेलरेटिंग 1 किलो वोल्ट, इट्स विल बी इक्वल टू 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं है कि चूंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम हेवियर है तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है या कम गेन करेगा या ज्यादा गेन करेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इस तरह नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ क्यूम यानी चार्ज एंड वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो यहाँ इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी जो है ये चार्ज पार्टिकल की मास पर डिपेंड नहीं करता। अगर प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है या एनी चार्ज पार्टिकल है, अगर इनके चार्ज सेम है तो एक गिवन पोटेंशियल पर गिवन पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट करने पर सबके काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होंगे? सेम होंगे। मतलब कि अगर 1 किलो वोल्ट के थ्रू आप अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हो या प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हो, चूंकि इनके मासेस तो डिफरेंट है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में इन दोनों के क्या कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन दी मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो दिस इज एमसीक्यूज नंबर 6। एमसीक्यूज नंबर 7 को देखे, the electric field at a distance of 20 centimeter from 2 microcoulomb charge is option A 3 multiplied by 10 to the power 5 Newton per coulomb, option B 3 multiplied by 10 to the power 3 Newton per coulomb, option C 9 multiplied by 10 to the power 3 Newton per coulomb, option D 4.5 multiplied by 10 to the power 5 Newton per coulomb। ये कह रहा है कि आपके पास एक चार्ज है और ये चार्ज कितना है?
है 2 माइक्रोकूलम, और इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज से 20 सेंटीमीटर के फासले पर, लेट सपोज इस चार्ज से यहां तक पॉइंट ए तक ये 20 सेंटीमीटर फासला है, तो इस 20 सेंटीमीटर फासले पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको मालूम कर ले कि ये कितना होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ये K क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, और K चूंकि यहाँ पे कूलम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू वैक्यूम में 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 है, तो आपको यहाँ पे K की वैल्यू ऑलरेडी 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, और यूनिट जो है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, कूलम कांस्टेंट की यूनिट, और चार्ज जो है वो ऑलरेडी दिया गया है कितना 2 माइक्रोकूलम, और इसके अलावा जो फासला है d या r ये ऑलरेडी गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने से E विल बी इक्वल टू K की जगह 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी ये कूलम स्क्वायर है, पर कूलम स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई ये जो Q है ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइक्रो 10 टू द पावर -6 के बराबर है, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये जो R है आपको ऑलरेडी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह E विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, और सॉरी इस तरह लिखे कि इस 9 और 2 को ज़रब करने से ये 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 10 टू द पावर 9 है, और ये 10 टू द पावर -6 है, तो ये 10 टू द पावर +3 बन जाएगा, और ये कॉलम स्क्वायर है और ये कॉलम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे 1 आवर, ये तो कैंसिल हो गया 1 आवर, ये 2 इधर मल्टीप्लाइड हो गया, तो 1 आवर ये 20 का स्क्वायर लेने से ये कितना हो जाएगा 400, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर लेने से ये 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, इस मीटर और इस मीटर स्क्वायर को भी कैंसिल करते हैं, तो E विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3, और ये न्यूटन, और यहाँ पे सॉरी ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1 आवर 4, और ये 20 है 10 टू द पावर 2 बन जाएगा, और ये 10 टू द पावर -4 है, तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -4 ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2, तो E विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर -2 को ऊपर ले जाने से ये 10 टू द पावर +2 बन जाएगा। तो इस तरह E विल बी इक्वल टू 18 को 4 पर डिवाइड करने से ये 4.5 आ जाएगा, और ज़रब 10 की ताकत 5 ज़रब 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो मतलब ये कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक 2 माइक्रोकूलम चार्ज से, वो कितना है E इज इक्वल टू 4.5 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, 4.5 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, एमसीक्यूज नंबर 8 को देखें। एमसीक्यूज नंबर 8 क्या कह रहा है, an electric charge q is placed at the center of cube of side A, the electric flux on its one side will be option A q by 6 epsilon naught, option B q by epsilon naught a square, option C q by 4 pi epsilon naught, option D q by epsilon naught। ये कह रहा है कि आपके पास एक क्यूब है, एक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स, इस तरह क्यूब इस तरह होता है। देखें ये आपके पास एक क्यूब है, और इस क्यूब के सेंटर में आप एक चार्ज को रख देते हो। यहाँ पे आपके पास इस सेंटर पर एक चार्ज क्यूब है,
तो वो कह रहा है कि इस क्यूब के एक फेस पर, चूंकि इस क्यूब की एक साइड जो है ये ए है, तो क्यूब के जितने भी साइड है वो सेम होंगे। तो इस तरह ये एमसीक्यूज कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्यूब के एक साइड पर, मतलब एक फेस पर कितना होगा। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस ड्यू टू चार्ज Q will be equal to Q divided by epsilon naught। अब इस क्यूब पर टोटल फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, लेकिन वो एमसीक्यूज कह रहा है कि किसी एक फेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, किसी एक साइड पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो किसी एक फेस या किसी भी एक साइड पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट एनी वन साइड ए लिख सकते हो, एनी वन फेस लिख सकते हो। दिस will be equal to 1/6 multiplied by total flux। चूंकि टोटल फ्लक्स जो है वो Q by epsilon नॉट के बराबर है, so phi A will be equal to 1/6 into Q divided by epsilon नॉट। ये 6 पे मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इस क्यूब के 6 फेसेस है, 6 फेसेस है इस क्यूब के। तो अगर इस पे टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ Q by epsilon नॉट है, तो एक फेस पर जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, इसको 6 पर डिवाइड करने से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जनरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 6 लाइन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। तो अब एक फेस पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, 1 लाइन, मतलब कि 6 पर डिवाइड करें। तो एक फेस पर फ्लक्स को मालूम करने के लिए मैंने 6 पर डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो फाई ए है, दिस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि एक फेस पर या एक साइड पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अब through the cubic box will be equal to Q divided by 6 epsilon naught। मतलब कि ऑप्शन ए is the correct option। ओके, एमसीक्यू नंबर 9 को देखें। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू चार्ज Q placed its center depend upon option A the radius of sphere, option B the quantity of charge outside the sphere, option C the surface area of the sphere, और ऑप्शन नंबर डी the quantity of charge inside the sphere। ये एमसीक्यूज कह रहा है कि आपके पास लेट सपोज एक स्फेयर है और इस स्फेयर पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ड्यू टू क्यू चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये मतलब कि एक स्फेयर है और स्फेयर के सेंटर पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपने रखा जिसको हम क्यू कहते हैं। अब कह रहा है कि इस स्फेयर पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या स्फेयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्फेयर पे डिपेंड करता है, या क्वांटिटी ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फेयर पर डिपेंड करता है, या सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर पर डिपेंड करता है, या क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फेयर पर डिपेंड करता है। ये ऑलरेडी आपने गाजेस लॉ पढ़ा है कि जो गाजेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स जो होता है ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इन थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, दिस डिपेंड अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो मतलब ये हुआ कि ये जो क्यू चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो कि स्फेयर इसको एनक्लोज्ड करता है, मतलब स्फेयर के अंदर जो मौजूद होता है। अब अगर यहाँ पे एक चार्ज हम रख देते हैं आउटसाइड द स्फेयर, तो इस चार्ज की कोई इफेक्ट नहीं है, इस स्फेयर पर से जो फ्लक्स है इस पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब ये कि इस क्लोज सरफेस पर जो सरफेस पर जो फ्लक्स है वो आउटसाइड चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि इस चार्ज से अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस में एंटर होता है तो वही फील्ड लाइन जो है वो फिर आउट भी हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि आउटसाइड दी चार्ज जो होता है स्फेयर से उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि ऑप्शन बी तो गलत है। दी रेडियस ऑफ द स्फेयर उन्होंने लिखा है, तो रेडियस अगर आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये चार्ज है और लेट सपोज इस चार्ज से 1 2 3 और ये 4
ये 4 लाइन जो है वो निकल रहे हैं। तो अब अगर आप इस चार्ज को एक बड़े स्फेयर में रख देते हो, बड़े स्फेयर में जिसकी रेडियस ज्यादा हो, इतना स्फेयर, तो फिर कितने लाइन गुजरेंगे? वही 4 लाइन गुजरेंगे। मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्फेयर के साइज पर डिपेंड नहीं करता, स्फेयर के शेप पर डिपेंड नहीं करता, स्फेयर के सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस according to Gauss's law, this only depend upon the charge enclosed by the closed surface as well as the permittivity of the medium. So मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन डी है, the quantity of charge inside the sphere, मतलब स्फेयर के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है इस पे डिपेंड करता है। दिस इज MCQs नंबर 9। MCQs नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। A 1 microfarad capacitor of a TV is subjected to 1 to 4000 volt potential difference. The energy stored in a capacitor is 8 joule, 16 joule, 4 multiplied by 10 to the power minus 3 joule, 2 multiplied by 10 to the power minus 3 joule। ये कह रहा है कि आपके पास एक टीवी है, उसमें एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? वो है 1 माइक्रोफेराड और इस कैपेसिटर को आपने 4000 वोल्ट जो है वो प्रोवाइड किया है। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा? 4000 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर कितना एनर्जी को जो है वो स्टोर करेगा? तो आपने पढ़ा है एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर कैपिटल U, दिस इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। एक्चुअल 1/2 QV है और अगर आप Q की जगह CV पुट करते हैं तो ये CV स्क्वायर बन जाएगा। क्यों यहाँ पे हम Q जो है इन टर्म Q की जगह हम CV पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें C और V गिवन है, Q तो गिवन नहीं है, चार्ज तो गिवन नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं। तो अब कैपिटल U दिस विल बी इक्वल टू 1/2 C की जगह 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 6 फेराड, इस तरह लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाई V की जगह 4000 वोल्ट होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह आपके पास U इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 6, ये 10 to the power minus 6 बन जाएगा, ये फेराड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये 4000 है, इसकी स्क्वायर लेने से ये 4 4 16 हो जाएगा और ये 3 सिफर और ये 6 सिफर बन जाएंगे और ये V स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह U विल बी इक्वल टू, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 6 और मल्टीप्लाइड बाई 16 और ये 6 सिफर और इसके अलावा ये फेराड और वोल्ट स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके पास जो कैपिटल U है दिस विल बी इक्वल टू, ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 6 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power plus 6, ये 6 सिफर है और इसको हम 10 to the power plus 6 लिख सकते हैं और ये फेराड और V स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह U विल बी इक्वल टू, ये देखे 10 to the power minus 6 और 10 to the power plus 6 ये डिवाइड हो जाएंगे तो यहाँ और ये 2 और ये 16 ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 8। तो 8 FV स्क्वायर और फेराड वोल्ट स्क्वायर चूंकि जूल के बराबर है तो एनर्जी स्टोर बाय दी 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर सब्जेक्टेड टू 4000 वोल्ट इज 8 जूल। तो मतलब ये कि ये 8 जूल एनर्जी को स्टोर करता है ये 1 माइक्रोफेराड जो कि आपने 4000 वोल्ट को सब्जेक्टेड किया है। मतलब कि ऑप्शन ए जो है 8 जूल ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, दिस इज MCQs नंबर 10। MCQs नंबर 11 को देखें। इन द फिगर बिलो द चार्ज ऑन 3 माइक्रो कैपेसिटर इज, ये फिगर आपको दिया गया है। इस फिगर में एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड है, दूसरा कैपेसिटर 3 माइक्रोफेराड है और तीसरा कैपेसिटर 6 माइक्रोफेराड है और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं और इनको टोटल वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट जो है वो कनेक्ट किया गया है। अब वो कह रहा है कि जो 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज स्टोर होगा, 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम या 6 माइक्रोकूलम। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कैपेसिटर है चूंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, तो सीरीज में जितने भी कैपेसिटर आप कनेक्ट करते हो हर एक कैपेसिटर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो मतलब ये हुआ कि सीरीज में जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो
हर एक कैपेसिटर अगर उसके कैपेसिटेंस इक्वल है या डिफरेंस है इस पे इफेक्ट नहीं करता। हर एक कैपेसिटर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेगा, अगर छोटा कैपेसिटर हो या बड़ा कैपेसिटर हो। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 माइक्रोफेराड पर चार्ज को मालूम करते हैं कि ये इतना चार्ज स्टोर करता है तो सारे जो है उतना ही चार्ज स्टोर करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इस 3 माइक्रोफेराड पर जो चार्ज स्टोर होता है उसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसको मालूम करने का आसान तरीका यह है कि आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि जो क्यूम होता है चार्ज स्टोर बाय द कैपेसिटर, ये क्यूम CV के बराबर होता है, कैपेसिटर इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू CV। अब यहाँ पे V तो ऑलरेडी गिवन है, ये V क्या है टोटल वोल्टेज, ये C क्या है टोटल कैपेसिटेंस, ये चार्ज क्या है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब कि ये जो कैपेसिटर्स है ये टोटल चार्ज कितना स्टोर करता है। तो अब देखें वोल्टेज तो ऑलरेडी गिवन है, वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ये तो गिवन है, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस जो है वो गिवन नहीं है। तो पहले हम टोटल कैपेसिटेंस को मालूम करेंगे। टोटल कैपेसिटेंस को हम कैसे मालूम करेंगे, इसको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को मालूम करने के लिए हम सीरीज वाला जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंस होता है one over C equivalence या 1 over C total, this will be equal to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। इस तरह सीरीज में जो जब लगे होते हैं तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 over C इक्विवेलेंस जो है दिस विल बी इक्वल टू 1 over C1 कितना है 2 माइक्रोफेराड और प्लस 1 over C2 कितना है 3 माइक्रोफेराड और प्लस 1 over C3 कितना है 6 माइक्रोफेराड। तो इस तरह 1 over C इक्विवेलेंस जो है दिस विल बी इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 2 + 1, इस तरह एलसीएम तो आप ले सकते हो। तो 1 over C इक्विवेलेंस विल बी इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 6 माइक्रोफेराड। तो इसकी रेसिप्रोकल लेने से ये C इक्विवेलेंस बन जाएगा और ये 6 माइक्रोफेराड डिवाइड बाई 6 बन जाएगा। ये 6/6 कैंसल, तो C इक्विवेलेंस या C टोटल दिस विल बी इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। मतलब ये हुआ कि इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड के बराबर है। एक्चुअल तो 3 कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं सीरीज में, लेकिन इस सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो कितने के बराबर है 1 माइक्रोफेराड के बराबर है। तो अब चूंकि वोल्टेज ऑलरेडी टोटल गिवन है और कैपेसिटेंस भी टोटल हमने मालूम किया, तो अब हम एक चार्ज को जो है वो मालूम कर सकते हैं। चार्ज को कैसे मालूम करेंगे, चार्ज विल बी इक्वल टू C जो है ये 1 माइक्रोफेराड हो गया मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज जो है वो कितना वो 10 वोल्ट हो गया प्लस 10 वोल्ट। तो इस तरह चार्ज विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10 और ये 10 माइक्रोफेराड वोल्ट, ये फेराड वोल्ट कूलम के बराबर है। तो इस तरह चार्ज जो है ये 10 माइक्रो कूलम के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि ये सर्किट टोटल चार्ज कितना स्टोर करेगा 10 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर करेगा और ये 10 माइक्रो कूलम हर एक कैपेसिटर पर अपीयर होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है सीरीज में लगे हुए हैं। तो 3 माइक्रोफेराड जो है ये 10 माइक्रो कूलम चार्ज को स्टोर करेगा। दिस इज MCQs नंबर 11। MCQs नंबर 12 को देखे, 2 parallel metal plates are 8 meter apart. The electric field between the plates is uniform, directed towards the right, and has a magnitude of 4 Newton per coulomb. If an ion of charge plus 2E is released at rest at the left hand plate, what is its kinetic energy when it reach the right hand plate? Option A 4 electron volt, option B 64 electron volt, option C 32 electron volt, option D 16 electron volt। ये कह रहा है कि आपके पास ये 2 प्लेट्स है, यहाँ पे मैं फिर से ड्रा करता हूँ, ये 2 प्लेट्स आप देख रहे हो, ये 2 प्लेट्स है और इन 2 प्लेट्स के दरमियान ये 2 प्लेट्स आपस में कितने अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है
8 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है। और ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो कितना है, वो 4 न्यूटन पर कूलम है। और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, वो कितना है, 8 मीटर है। तो अब ये कह रहा है कि अगर आप एक चार्ज जिस पर +2e चार्ज है, एक आयन जिस पर +2e चार्ज है, ये देखें, आयन ऑफ चार्ज +2e, ये +2e चार्ज है, इसको अगर हम इस यहाँ पे लेफ्ट साइड पर रिलीज करते हैं तो ये राइट प्लेट पे पहुंच के कितना काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेगा। मतलब ये कि अगर +2e चार्ज को हम लेफ्ट साइड पर रिलीज करते हैं तो ये +2e चार्ज जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाइल नेगेटिव चार्ज ऑलवेज एक्सेलरेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि राइट साइड की तरफ है, अगर हम लेफ्ट प्लेट पर एक पॉजिटिव आयन को छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये राइट प्लेट्स की तरफ जाएगा। तो राइट प्लेट्स की तरफ जाने से चूंकि ये एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करता है, तो एक्सेलरेशन के दौरान ये आयंस ऑफ +2e चार्ज ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। और एमसीक्यूज कह रहा है कि ये कितना काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा अगर ये राइट प्लेट तक पहुंच जाता है। मतलब अगर ये 8 मीटर फासला तय करता है, क्योंकि आपको पता है कि इनके दरमियान 8 मीटर फासला है, तो 8 मीटर फासला को तय करने पर ये कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी की ऑलरेडी आपने इक्वेशन पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये क्यूम डेल वी के बराबर होती है, क्यूम डेल वी। और यहाँ पे अगर आप देखें क्यूम तो ऑलरेडी दिया गया है +2e, लेकिन डेल वी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो डेल वी की जगह हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल डेल वी की जगह हम क्या लगाएंगे, ईडी। क्या लगाएंगे, ईडी। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा है E = डेल वी बाई डी या डेल वी बाई डेल आर, तो यहाँ पे हम डेल वी = ईडी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दिस विल बी इक्वल टू क्यूम E/d, डेल वी की जगह ईडी आ जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को अगर आप देखें, चार्ज ऑलरेडी गिवन है, E ऑलरेडी गिवन है और D भी ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब कि यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय दी 2e आयंस दिस विल बी इक्वल टू क्यू की जगह +2e पुट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय E की जगह 4 न्यूटन पर कूलम पुट करते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय D की जगह 8 मीटर पुट करते हैं। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 दिस इज 8, और 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 दिस इज 64, और ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये न्यूटन पर कूलम ज़रबे मीटर हो जाएगा। और हम इस तरह लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 64 इलेक्ट्रॉन और न्यूटन मीटर पर कूलम, और न्यूटन मीटर पर कूलम जो है ये वोल्ट के बराबर है। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी जो है ये 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब ये कि ऑप्शन बी जो है 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर ये पॉजिटिव आयन इस प्लेट से इस प्लेट तक पहुंच जाता है, लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट तक, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव आयन की काइनेटिक एनर्जी जो है ये 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ओके, MCQs नंबर 13 को देखें। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट A and B is del V. The work done W by the field in moving a charge Q from point A to point B is option A W is equal to minus Q del V, option B W is equal to Q del V, option C W is equal to minus Q by del V, option D W is equal to del V by Q। ये कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल V है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे जो वर्क डन है एंड मूविंग चार्ज फ्रॉम A टू B, एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q को आप A से B तक जो है मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क है बाय दी फील्ड ये कितना होगा। तो यहाँ पे देखें एक्चुअल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल V, आपको पता है ये W डिवाइडेड बाई Q के बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो W किसके बराबर हो जाएगा, W Q डेल V के बराबर हो जाएगा। मतलब
मतलब कि दी वर्क डन एंड टर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्यू डेल वी। तो ये तो नोट कर ले कि जो ऑप्शन ए है ये W माइनस क्यू डेल वी, लेकिन क्यू डेल वी तो है, और ऑप्शन बी में क्यू डेल वी ये भी है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है क्यू बाई डेल वी ये गलत है, ऑप्शन डी W इज इक्वल टू डेल वी बाई क्यू ये भी गलत है। मतलब कि ये जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइनस क्यू बाई डेल वी है और ऑप्शन बी क्यू डेल वी है। तो ये एक्चुअल चूंकि यहाँ पे वर्क डन बाई द फील्ड है और वर्क डन बाई द फील्ड को हम पॉजिटिव लेंगे और वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड को हम नेगेटिव लेंगे, चूंकि MCQs में ये कह रहा है कि दी वर्क डन बाई दी फील्ड, तो बाई दी फील्ड ये वर्क जो है ये W इज इक्वल टू क्यू डेल वी के प्लस क्यू डेल वी के बराबर होगा। अगर ये वर्क अगेंस्ट दी फील्ड होता तो W जो है ये माइनस क्यू डेल वी के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्क बाई दी फील्ड है तो इस तरह ये वर्क जो है प्लस क्यू डेल वी के बराबर होगा। मतलब कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। So these are the MCQs of second year first chapter electrostatic, and after this inshallah we will discuss about the conceptual question of second year first chapter electrostatic। इसके बाद हम electrostatic की जो conceptual question है उसको solve करेंगे और इसके बाद हम जो assignment है और जो numerical problem है उसको भी solve करेंगे। Okay, thank you।